आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में, जिसे नाम दिया गया है T20 2020 सीरीज, जिसमें जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न का हम एनालिसिस करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो उसी सीरीज में हम आज लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी से संबंधित 20 प्रश्न। ये सीरीज आगे आने वाले एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं और इस सीरीज में से बहुत सारे प्रश्न आपके आगामी एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर इस सीरीज़ के सारे वीडियो को देख करके इन प्रश्नों को आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे चल करके आपके जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें बहुत सारे प्रश्न इन वीडियो से रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था डैश अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, गांधीवादी अर्थव्यवस्था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप सभी लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो देखिए यहाँ पे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण रखने वाली अर्थव्यवस्था है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण मौजूद हैं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी लक्षण मौजूद हैं। इसलिए दोनों को मिला करके जिस अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, तो जिस देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और वितरण पर सरकार का स्वामित्व हो उसे हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। यानी इस तरह की अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों पर सरकार का अधिकार होता है। दूसरी तरफ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और वितरण पर किसी निजी व्यक्ति या व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और नियंत्रण होता है, इसलिए उसे हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इन दोनों तरह की अर्थव्यवस्था के लक्षण मौजूद हैं, तो इसे हम बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके आसपास में कोई सरकारी कॉलेज हो तो उसे बोलेंगे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल, और अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो इसे बोलेंगे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण। आप सभी लोग देखते होंगे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दोनों तरह के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं। इसका यह साफ साफ अर्थ होता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए दूसरा प्रश्न है आज का, भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन तैयार करता है। यानी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एक संस्था, वहाँ की संस्था के द्वारा तैयार की जाती है, गणना की जाती है। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय होता है उसकी गणना कौन करती है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप। पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय न्यायाधीश सर्वेक्षण, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सी इसका आंसर होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य यहाँ की एक संस्था है, भारतीय राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हालांकि अब इसका नाम हो गया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इस संस्था की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को। उस समय इसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। उसके बाद 1954 में इसका नाम हो गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, और उसके बाद हाल ही में इसका नाम बदल कर दिया गया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यानी अब अगर प्रश्न इस तरह का पूछा जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन इसके जगह पर रहेगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्योंकि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का ही नया नाम हो गया है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इस तरह से इसका आंसर अभी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी अब उसे बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट और तीसरा प्रश्न है, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुई है। ऑप्शन है 1990 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 1980 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी। 1991 ईस्वी के कार्यकाल में, यानी मनमोहन सिंह जब ये वित्त मंत्री थे उस समय उनके कार्यकाल में ये चीज़ लाया गया था, लॉन्च किया गया था। क्या चीज़? तो लाया गया था वैश्वीकरण एवं निजीकरण की व्यवस्था, शुरुआत हुई थी उसी समय। इसलिए भारत में आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत कब हुई है। तो 1991 ईस्वी में हुई थी। उसी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन के लिए खोल दिया गया था
और व्यापार के लिए खोल दिया गया था। निजी क्षेत्र में बहुत सारे संगठन आने लगे उद्योग लगाने के लिए, और दूसरे देश की कंपनियां भी आने लगी व्यापार करने के लिए, और भारत के उद्योग क्षेत्र को खोल दिया गया निजी क्षेत्र के लिए, तो इससे काफ़ी देश को लाभ हुआ। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1934 को, 1 अप्रैल 1934 को, 1 जनवरी 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 को। इसका इतिहास क्या है समझ लीजिए। भारत में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ब्रिटिश काल में गठित की गई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया था 1931 ईस्वी में, और केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति को यह सिफारिश देनी थी उस समय कि देश का केंद्रीय बैंक कैसे और कौन सा होगा। तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने सिफारिश किया था कि देश का केंद्रीय बैंक RBI होना चाहिए, और इसलिए RBI एक्ट बनाया गया 1934 में, पारित किया गया था ब्रिटिश काल में, और RBI एक्ट 1934 के आधार पर ही 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में RBI की स्थापना की गई थी। हालांकि अगर कोई आयोग का नाम पूछे, यानी किस आयोग के सिफारिश पर इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 ईस्वी में ही यह कहा था कि देश का केंद्रीय बैंक का नाम RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इस तरह से अगर पूछे क्वेश्चन कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ है, तो RBI का केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति गठन कब हुआ था 1931 में, और उस समिति ने ही सिफारिश किया था कि देश का केंद्रीय बैंक होना चाहिए RBI, और RBI एक्ट 1934 के तहत इसका स्थापना किया गया था। और आयोग का नाम पूछे तो हिल्टन यंग कमीशन, यानी हिल्टन यंग कमीशन 1926 में ही कहा था कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए RBI। चलिए ये भी आप समझ गए। अगला प्रश्न है 10 रुपए के करेंसी नोट पर भारत में किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है बैंकिंग सेक्टर से। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में 1 रुपए का नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त विभाग के सचिव का। उसके अलावा यानी 1 रुपए के नोट को छोड़ करके उससे ऊपर जितना भी नोट होता है उन सभी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। इसलिए यहाँ पूछ रहा है 10 रुपए के नोट का सिग्नेचर किसका होता है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा RBI का गवर्नर। RBI के गवर्नर 1 रुपए के नोट पर होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का, वित्त सचिव का। लेकिन 1 रुपए के नोट के अलावा यानी 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के नोट, यानी भारत में RBI मैक्सिमम 10,000 रुपए के नोट जारी कर सकती है। भले ही अभी 10,000 रुपए का नोट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जामिनेशन में है कि RBI अधिक से अधिक कितने हज़ार तक का नोट जारी कर सकती है, तो 10,000 तक का नोट जारी कर सकती है। तो यहाँ तो पूछ रहा है, यानी कहने का मतलब कि 2 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो RBI गवर्नर के होते हैं। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले 1995 में, 1996 में, 1998 में, 2008 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 में मिला है। अगला प्रश्न देखिए, काले धन का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखिए, अवैध धन, नकली नोट, रिश्वत द्वारा अर्जित धन, कर वंचित धन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कर वंचित धन। एक होता है अवैध धन। अवैध धन क्या होता है, अवैध धन का मतलब क्या होता है, अवैध धन होता है गलत तरीके से कमाया गया धन। वो तो गलत तरीका से कमाया गया तो अपने आप अपराध है। वो तो जैसे भ्रष्टाचार की कमाई हो या किसी और तरह की कमाई हो, तो घुसखोरी की कमाई हो, ये तो अवैध धन ऑलरेडी अपने आप में ही है। लेकिन अगर आप कोई अच्छे तरीके से, वैध तरीके से भी कमाते हैं, कोई व्यापार करके, मेहनत करके, लेकिन उस पर कर अदा नहीं करते हैं, तो वह धन कहलाएगा आपका काला धन। यानी काला धन का क्या मतलब होता है, तो काला धन का मतलब होता है वैसा धन जिस पर कर न चुकाया गया हो। यानी आप वैध तरीके से कमाइए, आप फिर भी अगर उस पर टैक्स नहीं अदा कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो वह धन कहलाएगा काला धन। और एक होता है अवैध कमाई। अवैध कमाई तो ऑलरेडी अपने आप में एक अपराध है, लेकिन यह भी एक अपराध है कि आप जो भी पैसे कमाते हैं उस पर अगर टैक्स अदा नहीं करते हैं तो वह पैसा काला धन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो काला धन क्या हो गया, अवैध कमाई एक अलग चीज़ हुआ, काला धन हुआ कि वैसा धन जिस पर टैक्स की अदायगी नहीं की गई हो, यानी कर
चोरी कर लिया जाता है जिस धन पर, इनकम पर, वह धन कहलाता है काला धन। यानी इसलिए कहता है कर वंचित धन, यानी उस धन पर आपने कर नहीं दिया, कर वंचन कर लिया, कर छुपा लिया, कर चोरी कर ली, तो ऐसे धन को कहते हैं काला धन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आप सभी लोग जानते होंगे ये प्रश्न कैसा है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में, 1959 में, 1969 में, 1979 में। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था फ्रेंड्स, सबसे पहले हुआ था 1969 में। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था और बाद में 1980 में इन्हीं के द्वारा फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। अगला 9वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो चावल के उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मांस उत्पादन से, चीनी उत्पादन से। तो इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। अब 10वां प्रश्न है, भारत में पैन कोड, पैन जो नंबर मिलता है उसमें कुल कितने अक्षर या संख्या दोनों मिला के होते हैं फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए में 8, बी में 10, सी में 9, डी में 12। और इस प्रश्न का उत्तर मैं देने नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप सभी के घर में पैन कार्ड है, सभी का पैन कार्ड आप लोगों का है। तो आप लोग अपना पैन कार्ड देखिए और पैन कार्ड में जो नंबर अलॉट किया जाता है, पैन नंबर जिसको बोलते हैं, उसमें नंबर और अक्षर दोनों मिला करके कितने हैं, 8 हैं, 10 हैं, 9 है या 12 हैं? तो आप सभी लोग इसका कमेंट में बताइए कि पैन नंबर में अक्षर और संख्या मिला के कितने में है, कितने हैं, 8 है, 10 है, 9 है कि 12 हैं? तो ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप फ्रेंड्स बता सकते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी कौन है? मुंबई। सामान्य राजधानी तो है आपको, राजनीतिक राजधानी है, राजनीतिक राजधानी जिसको कहते हैं जहाँ देश की सभी चीज़ें वहीं पे हैं, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन सब दिल्ली है, लेकिन आपको वाणिज्यिक राजधानी या आर्थिक राजधानी मुंबई में कहा जाता है, मुंबई में है। अगला प्रश्न 12वां है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है मुख्यतया तृतीयक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का, उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देखिए, प्राथमिक क्षेत्र का। ये होता क्या है बता देते हैं नए लोगों के लिए जो क्रमिश नहीं जानते होंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग किसी न किसी कार्य में लगे हुए होते हैं, हर आदमी कोई ना कोई काम में लगा हुआ है, वित्तीय काम में जिससे पैसे कमाते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप में। तो किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में जितने क्रियाकलापों में लोग लगे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, उन सभी क्रियाकलापों को हम 3 भाग में बांटते हैं। प्राथमिक 3 क्षेत्र में बांट देते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं कृषि क्षेत्र को। कृषि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र आता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में मिलता है? तो छिपी बेरोजगारी बेशक कृषि क्षेत्र में मिलता है। अब देखते होंगे गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में कि कृषि में, जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 कट्ठा ज़मीन है, 15 कट्ठा ज़मीन है, 1 बीघा ज़मीन है या 2 बीघे ज़मीन है, तो उसमें अगर 4 भाई हैं तो चारों भाई अगर बेरोजगार है यानी कोई काम में नहीं लगा हुआ है तो चारों भाई खेती करते रहता है 1 बीघा ज़मीन में ही। और अगर चारों भाई खेती करता है ना, तो अगर 2 भाई नहीं भी खेती करेगा ना तो भी फसल उतना ही होगा उस पर, 2 बीघे ज़मीन, 1 बीघा या 2 बीघा ज़मीन जितना भी हो, तो चारों भाई लग के खेती करता है। चूँकि घर में तो होता है वो कि वो काम नहीं कर रहा है तो वो काम नहीं कर रहा है। अगर चारों भाई मिलके काम करे तो भी गेहूं जितना होना होगा 1 कट्ठा में जितना, उस हिसाब से 1 बीघा में उतना ही होगा। और 2 भाई अगर काम करे फिर भी उतना ही होगा। इसका मतलब है कि वो जो 1 बीघा ज़मीन में 4 भाई मिलके काम कर रहा है, खेती कर रहा है, अगर 2 भाई उसमें से निकल के दूसरा काम भी करेगा तब फिर भी फसल उतना ही होगा। इसका मतलब है कि वो लगा हुआ है ऐसे ही, देखने से लग रहा है कि काम कर रहा है, कार्य कर रहा है खेती में चारों भाई, लेकिन 2 भाई का कोई काम वहाँ होता नहीं है और इसलिए वो दिख रहा है कि कार्य कर रहा है लेकिन है वो बेरोजगार, और इस यानी छिपा हुआ है उसकी बेरोजगारी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः किस क्षेत्र में मिलता है? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में यह संभव ही नहीं है कि कोई छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में काम है। जैसे मान लिया किसी का उद्योग है या दुकान है, तो वहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है 2 भाई 3 भाई, तो वहाँ तो काम दिखता है कि क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वहाँ तो नहीं चलने वाला छिपी बेरोजगारी, वहाँ तो साफ साफ लगेगा कि तुम्हारा काम नहीं है, जाओ हटो यहाँ से। लेकिन
कृषि क्षेत्र में ऐसा देखने को मिलता है छिपी हुई बेरोजगारी, क्योंकि 4 भाई का काम वो नहीं था, 2 भाई मिलकर ही वो काम कर सकते थे, लेकिन लगे रहते हैं लोग दिखावे के लिए या फिर वो कह सकते हैं कि मजबूरी है, नहीं काम करेंगे तो दोनों भाई में ये होने लगेगा कि वो काम नहीं कर रहा है, इसलिए चारों लगे रहते हैं। तो यही हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। 13 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है। यानी मनी के चारों ओर ही दुनिया घूम रही है, सभी लोग मनी के लिए ही अपने किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, मुद्रा के लिए ही। यानी इनका कहना है कि मुद्रा ही वह धुरी है, मनी ही वह सेंटर है जिसके चारों ओर पूरा अर्थविज्ञान यानी आर्थिक क्रियाकलाप सब हो रहा है। तो ये सही ही बात है, क्योंकि सभी चीज़ें आजकल तो आर्थिक युग है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, पीगू ने कहा है, मार्शल ने कहा है, रॉबर्टसन ने कहा है, होम ने कहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मार्शल ने कहा है। यानी मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान चक्कर लगाता है, यानी मुद्रा के चारों तरफ ही पूरा आर्थिक क्रियाकलाप सब कुछ लगा हुआ रहता है, पैसे के लिए काम करते रहते हैं लोग, मुद्रा के चारों तरफ ये घटनाएं घटती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको मार्शल ने कहा है ये चीज़। 14 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उत्पादन है वस्तु का निर्माण, वस्तु में उपयोगिता का सृजन, उद्योगों की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब लोग को बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा बी, वस्तु में उपयोगिता का सृजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमतौर पर उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या निर्माण करना, लेकिन अर्थशास्त्र कहता है कि मनुष्य में वह ताकत नहीं है कि वह किसी चीज़ का निर्माण कर सकता है या नष्ट कर सकता है। तो करता क्या है मनुष्य? तो मनुष्य केवल यही करता है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता का निर्माण कर देता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि मनुष्य ने कोई टेबल बनाया, कोई कुर्सी बना दिया, देखते हैं ना वो बनता है टिम्बर में, तो लकड़ी वो कहीं से लाता है जंगल से काट करके, और उसको ला करके फिर उसका रूप परिवर्तन करता है। फिर क्या करता है? रूप परिवर्तन करता है। यानी लकड़ी जो आप पेड़ के रूप में जैसे देखते हैं ऐसे उसे निकला रहता है उसका शाखा, उस सबको जब काट के लाता है टिम्बर में, तो उसको काट करके यहाँ पे फिर उसको देखते हैं ना मशीन पे चढ़ा के उसका साइज बनाता है अपने काम के लायक, यानी उसका फिर रूप परिवर्तन कर दिया, और तब उससे कोई टेबल कुर्सी या कोई भी बेड मतलब पलंग बना देता हो। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र कहता है कि मनुष्य तो केवल प्रकृति द्वारा प्राप्त, प्रकृति द्वारा प्रदत्त, यानी प्रकृति में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसका सिर्फ स्थान परिवर्तन करके, रूप परिवर्तन करके उससे एक नई वस्तु की उपयोगिता का निर्माण करता है। इसे ही अर्थशास्त्र में कहते हैं उत्पादन, यानी उपयोगिता के सृजन का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है अर्थशास्त्र में, न कि किसी वस्तु का निर्माण करना। सामान्य तौर पर लोग यही समझते हैं कि उसने ये चीज़ का निर्माण किया। निर्माण मनुष्य की ताकत नहीं है, निर्माण प्रकृति करती है, और मनुष्य क्या करते हैं? उन्हीं चीज़ों को स्थान परिवर्तन करके, जैसे स्टील ही है, लोहा ही हम लोग यूज़ करते हैं, इस्पात, तो वो तो अयस्क द्वारा खनन होता है नीचे से। मनुष्य कैसे निर्माण कर देगा लोहा का? वो तो सिर्फ अयस्क खनन करके लाता है और उसको फैक्ट्री में ला करके, उद्योग में ला करके उसका रूप परिवर्तन करके लोहा बना, स्टील बनाता है। स्टील से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। इस तरह से यहाँ भी देख रहे हैं कि उसका स्थान परिवर्तन किया, खाना कहीं से खन करके लाया, खनन करके, और फैक्ट्री में उसका रूप परिवर्तन करके स्टील बना दिया। तो ये उपयोगिता का, वो वस्तु बन गया तो वो उपयोगिता का निर्माण हो गया। यानी अब कोई भी व्यक्ति को चाहिए कोई चीज़, वो तो पैसा देकर खरीद कर लाए, उसका उपयोग करे। तो इस तरह से अर्थशास्त्र में उपयोगिता का निर्माण करना ही उत्पादन कहलाता है। वस्तु, मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या है? तो वस्तु में उपयोगिता का सृजन करना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर, 321 लीटर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 159 लीटर। एक बैरल तेल होता है 158.987 लीटर। तो राउंड फिगर में कह सकते हैं कि 159 लीटर। बहुत सारी चर्चा में रहते हैं, जब तेल के दाम इधर उधर होते रहते हैं तो वहाँ पे जब पेपर में छपता होगा देखते होंगे एक बैरल तेल का दाम इतना है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो यहाँ पे ऐसे, तो एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। विश्व बैंक मुख्यालय है कहाँ पे है? मनीला में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जेनेवा में। तो वाशिंगटन में। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है कीमतों में कमी, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी।
विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ऋण मुद्रा के मूल्य में सोने के आधार पर कमी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बी, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। ये अवमूल्यन क्या होता है? जब किसी देश का वस्तु दूसरे देश में मांग नहीं होता है, यानी नहीं निर्यात हो पाता है, निर्यात सफल नहीं होता है, निर्यात कम होता है, तो वह देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी मुद्रा का वैल्यू जो है डाउन कर देता है, गिरा देता है, घटा देता है दूसरे देश की मुद्रा के तुलना में। आंतरिक मुद्रा का वैल्यू आंतरिक भाग में यानी देश में मुद्रा का मूल्य नहीं घटता है, लेकिन विदेश दूसरे देश अगर खरीदना चाहे हमारा सामान तो उसके लिए मुद्रा का हम मूल्य घटा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि दूसरा देश का जो व्यापारी है या दूसरा देश जो चीज़ें हमसे खरीदना चाह रहा था, पहले नहीं खरीद रहा था, हमारा सामान बिक नहीं रहा था, अगर हम अपने मुद्रा का मूल्य घटा देंगे तो वो हमारा सामान खरीद लेगा। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अभी $1 बराबर हमारा 83 रुपया है। तो अभी अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी दूसरा देश का व्यापारी या दूसरे देश की सरकार हमसे कोई सामान खरीदना चाहती है, तो अगर हमको $1 देगी तो हम उसे 83 रुपये का सामान देंगे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, 83 रुपया अगर हम $1 देंगे तो आप 83 रुपये का ही सामान दीजिएगा, तो हम आपसे सामान अभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन अगर हम वैल्यू घटा देंगे और $1 बराबर कर देंगे 90 रुपया, तो क्या होगा? वो खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा कि अब वो $1 देगा और $1 के बदले में हम उसको 90 रुपये का सामान देंगे ना, तो उसको फायदा हो रहा है, ठीक है ना। यानी हम उसके तुलना में, उसके मुद्रा की तुलना में वैल्यू अपना घटा रहे हैं, और जब घटा देंगे वैल्यू तो उसका असर क्या होगा कि अब वो $1 देगा हमको, तो हम उसको 90 रुपये का सामान देंगे ना, तो वो फायदे में रहा। अपने देश में वैल्यू कोई नहीं घटा बढ़ा। हम लोग अगर कोई भी सामान अभी खरीद रहे हैं अपने देश में 80 रुपये का कोई भी, तो 80 रुपये में, 83 रुपये में, मतलब $1 में खरीदें तो $1 में खरीदेंगे, यानी अपने देश के में कोई इसका असर नहीं होता है। लेकिन अवमूल्यन का जो लाभ होता है दूसरे देश के व्यापारी या दूसरे देश की सरकार को होता है, यानी हमारी मुद्रा का वैल्यू घटने से हमारा निर्यात बढ़ जाता है, यानी हमारा सामान खूब बिकने लगता है बाजारों में। तो ये अवमूल्यन होता है, ठीक है। तो यही मतलब कह रहा है कि अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में, नहीं समझे, मुद्रा के मूल्य में कमी करना। यानी अभी $1 83 रुपया है, तो अगर हम $1 90 रुपया कर देंगे तो हम अपनी मूल्य वैल्यू कमा दिए, और उसको फायदा होगा, तो हमारा सामान बिकने लगेगा, निर्यात बढ़ जाएगा। तो निर्यात जब किसी देश का नहीं होता है, सामान की मांग बाजार में नहीं होती है, तो वह देश जानबूझकर अगर अपने मुद्रा का वैल्यू घटाता है, जानबूझकर घटाया जा रहा है ताकि निर्यात बढ़े, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों की वजह से अपने आप दाम घट रहा है अपनी मुद्रा का उसके तुलना में, तो उसे मूल्यह्रास कहेंगे। लेकिन अगर जानबूझकर हम घटाएं अपने मुद्रा का वैल्यू निर्यात बढ़ाने के लिए, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। और अपने आप बाजार की शक्तियों के आधार पर अगर मुद्रा का मूल्य घटते रहता है हमारी मुद्रा का दूसरे की तुलना में, तो उसे मूल्यह्रास कहेंगे। लेकिन जानबूझकर अगर हम घटाएंगे निर्यात के लिए, तो उसे अवमूल्यन कहते हैं, ठीक है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। अब भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? अभी हमने पढ़ा कि अवमूल्यन क्या होता है, तो क्या बोले, निर्यात बढ़ाने के लिए दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का वैल्यू कमाना, यानी जानबूझकर। तो भारत में आज तक ऐसा 3 बार हुआ है। 3 बार हमने जानबूझकर अपने देश की मुद्रा का वैल्यू दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाया है। ये कब कब घटाया है, इसी प्रश्न है। अगर कोई व्यक्ति जान जाए कब कब घटाया गया है, तो उसी का आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा उसका क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था, तो 1949, 1966, 1972, 1990। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 1949 में, यानी कि 20 सितंबर 1949 को भारत में पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। वहाँ देखिए कॉर्नर पे लिखा हुआ है पहली बार कब किया गया था, तो 20 सितंबर 1949 को। दूसरी बार किया गया है 6 जून 1966 को, और तीसरी बार किया गया है 1 जुलाई 1991 को। यानी भारत में मुद्रा का अवमूल्यन, यानी जानबूझकर दूसरे देश की मुद्रा के तुलना में हम लोगों ने अपने मुद्रा का वैल्यू घटाया है 3 बार अभी तक। तो 20 सितंबर 1949 को, 6 जून 1966 को, 1 जुलाई 1991 को, ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि हमारे देश में जब आज़ादी हमको मिली थी उस समय $1 बराबर 1 रुपया था। आज़ादी के समय हमारे देश के जो मुद्रा था वो डॉलर के बराबर था, यानी $1 की कीमत उस समय 1 रुपया होती थी।
लेकिन आज के समय में देखिए $1 बराबर हो गया है, अभी के दिन में, अभी वर्तमान समय में, आज के डेट में $1 बराबर हो गया है 83.16 रुपया। ठीक है, यानी हमारी जो मुद्रा का वैल्यू गिर चुका है, बहुत गिर चुका है। $1 अगर हम किसी से हमको देगा तो हम उसको कितना पैसा देंगे? 83.16 रुपया देंगे, यानी वैल्यू हमारा बहुत कमा है। तो ये स्थिति है अपने देश में अभी। अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का एक भाग है? उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति, ब्याज दर नीति। कौन एक राजकोषीय नीति का? तो फ्रेंड्स, राजकोषीय नीति का जो टूल्स है यानी एक पार्ट है वो कर नीति है। क्या है? कर नीति है। यानी राजकोषीय नीति का जो प्रदर्शन होता है या उसको बजट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, और आप सभी लोग देखते हो कि हर साल बजट पेश होता है तो उसमें कर का भी स्लैब दिया रहता है, इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा। डिटेल से कभी इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, आपको हम बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति क्या होता है। यहाँ राजकोषीय नीति समझ लीजिए, राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार करती है और मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI करती है। तो यहाँ पे राजकोषीय नीति का संबंध है। राजकोषीय नीति बजट के माध्यम से पेश होता है। राजकोषीय नीति किस माध्यम से जनता के सामने आता है? तो बजट के माध्यम से। तो बजट में देखते होंगे हर साल कर की चर्चा होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर नीति। यानी राजकोषीय नीति का एक भाग है कर नीति, उत्पादन नीति नहीं है। विदेश नीति तो ऑलरेडी विदेश की है। ब्याज दर नीति जो RBI का है, और उत्पादन नीति तो किसी का भी उत्पादन नीति अपना कर सकते हैं। तो राजकोषीय नीति जो है वो कर नीति का उसका भाग है, राजकोषीय नीति का भाग है। भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, आप सब लोग जानते होंगे। इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? 100वां, 102वां, 101वां, 105वां। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, मैंने इस पर वीडियो भी बनाया है। 101वां संविधान संशोधन, वो उसको देख लीजिएगा। अभी इसका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। यानी कि भारत में GST लागू किया गया है 1 जुलाई 2017 को, और इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया है कैमा? तो 101वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज GST सबसे पहले विश्व में कहाँ लागू किया गया? तो फ्रांस में। सबसे पहले विश्व में कहाँ लागू किया गया? फ्रांस में। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने आज अर्थ इकोनॉमिक्स का और इंडियन इकोनॉमी का 20 GK के महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत हमने देखा आज इकोनॉमिक्स के 20 प्रश्न। इसके पहले हमने इस सीरीज में कई वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप सभी लोग ये 2020 सीरीज अगर देख लेंगे तो काफ़ी फायदे में रहेंगे आप सभी लोग। आगे आने वाले एग्जामिनेशन में इन सीरीज में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में TRE 2.0 के एग्जामिनेशन हुए हैं। मेरे स्टैटिक GK 2020 सीरीज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, डिफरेंट एग्जामिनेशन के, करंट अफेयर्स, इन सभी से मिला करके इतने ही कम समय में 15 से 20 प्रश्न हमारे इस चैनल से आ चुके हैं। अभी तो बस शुरुआत है। आप सभी लोग इस चैनल को, जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर दीजिए इस चैनल को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और इसी तरह के वीडियो आपको बार बार मिलते रहे ताकि आपका कैरियर संवर जाए, जानकारी आपकी बढ़े। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक बेल बटन देखिएगा। जैसे सब्सक्राइब कर बटन दबाएंगे आप तो ऊपर में एक घंटी का चिन्ह आ जाएगा, उसको भी दबा देंगे तो हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उसे देख लेंगे और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने परिचितों के साथ, ताकि वो भी इस चीज़ को जान सके और उन्हें आगे चल कर के ज्ञान हो सके और नॉलेज मिले और एग्जामिनेशन भी पास कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।